नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीजी खांडरे सर। खांडरे सर का जो बैकग्राउंड है दैट्स अमेजिंग। एंड इजराइल ईरान वॉर के बीच में जो एक्टिविटीज हुई हैं, जो इंटेलिजेंस हुआ है, जो डीप सीटेड पेनिट्रेशन विद इन ईरान हुआ है, पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ है, मुझे लगा सर उस पर सबसे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। Sir, Lieutenant General, he was Lieutenant General of the Indian Armed Forces. He's also the principal advisor to Ministry of Defense, Rajnath Singh ji. He's been military advisor to National Security Council Secretariat. Sir has been Director General of Defense Intelligence Agencies and also the Director General Integrated Defense Staff. So, sir, पूरी खुफिया खबरें रखते हैं। शो से पहले ही सर ने कहा, देखो ये वाला क्वेश्चन मत पूछना, नहीं तो मेरे यहाँ के सोर्सेज जवाब देना बंद कर देंगे। सो वी लाइक, अच्छा ठीक है, टाइट लिप, बिकॉज इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है सीक्रेसी। बट इन द करंट सर्कमस्टांसेस आजकल सीक्रेसी बहुत कम मेंटेन रह पाती है। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस शो। Thank you, Gayatri, and just a very big Jai Hind to all your viewers. और एक थोड़ा सा करेक्शन कि 16 मई को I finished my term as the principal advisor in Ministry of Defense. So as of now, I am not there, but I am available for your interview. So it's our pleasure to have you on board. सर, मैं सबसे तड़कता भड़कता क्वेश्चन पूछूंगी जो अभी बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, और ये है कि पाकिस्तान का क्या रोल है इजराइल ईरान वॉर जो चल रहा है उसके अंदर? जी सर। पाकिस्तान का रोल आपको हमेशा वहां मिलेगा जहां डॉलर बरसेंगे। कोई भी डॉलर उनके पास फेंके और कोई भी उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, कोई भी उनको अगर कुछ प्रोवाइड कर सकता है या उनके आईएसआई को या उनके मुल्लास को, तो वो वहां पे इमीडिएटली दे ग्रैब इट। दे हैव नो क्वाम्स अबाउट इवन किलिंग देयर ओन पीपल अगर डॉलर्स मिलते हैं तो। आप ये देखिए जिस तरह से यूएसए ने उनका यूज किया अफगानिस्तान के लिए। और उससे भी बड़ी एक चीज है, आईएसआई का काफी कुछ फंडिंग ड्रग्स से होता है, और वो ड्रग्स का उनका जो खेल होता है उसमें दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो ड्रग्स से अपना पैसा बनाती हैं। इसलिए जो हम लोगों को एक यूटोपियन वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि सभी एम्ड हैं कि ये इलीगल फंडिंग या इमोरल फंडिंग इसको बंद किया जाए, ऐसा होता नहीं है। और काफ़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो अपना फंडिंग इलीगल तरीके से करती हैं, बिकॉज सरकार की तरफ से शायद पूरा पैसा मिल भी नहीं पाता है। तो अभी आगे आपसे बातचीत होगी तो आई विल टेल यू हाउ आईएसआई मेक्स मनी यूजिंग द ड्रग्स पार्ट ऑल्सो। तो आप एक सिंपल सा इक्वेशन समझ लीजिए कि पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स से इतना नाता नहीं होगा जितना उनके इंडिविजुअल्स जो हैं, लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, सीनियर पर्सनालिटीज हैं, उनका इंडिविजुअल जहां फायदा होगा वहां पे वो इमीडिएटली जंप करके उस साइड को मदद करेंगे, कोवर्टली या ओवर्टली। तो ये आप मान के चलिए कि अगर किसी ने काफी पैसे दिए हैं, पाकिस्तान इमीडिएटली अपने सिटीजन्स को पकड़ के उनको हैंड ओवर करने में बगैर झिझके काम करता है। इंफॉर्मेशन अगर देना है तो वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप उनकी कोई ऐसी रूल बुक नहीं है। तो इसलिए प्लीज डू नॉट गो बाय योर सिविलाइजेशनल स्टैंडर्ड्स कि अरे ये सही है ये गलत है। उनके लिए सही या गलत केवल करेंसी के कलर से होता है। सर, एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत घूम रहा है सोशल मीडिया पे, स्पेशली इन द अपर सर्कल्स। कहा जाता है जब आसिम मुनीर गए हुए थे शहबाज शरीफ के साथ ईरान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये लोग कई कंट्रीज घूमे थे। कहा जाता है इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉच गिफ्ट की थी, और वो वॉच को लेकर बहुत, मतलब वो वॉच जिसको गिफ्ट की वो उनकी मौत का कारण बना, मतलब ही वाज वन ऑफ द वंस शॉट डाउन। जी। इसका ज्यादा इनफैक्ट डोंट फोकस सो मच ऑन द इंसिडेंट, बट फोकस ऑन द ingenuity of somebody who is able to use this particular route which is most unsuspecting. If I'm saying अगर ये सही है और जिसकी वजह से ये मौत का कारण बना,
तो ये तो हमारे लिए भी एक सबक है ना सीखने के लिए कि आप किस तरह से एक अनसस्पेक्टिंग मूव करते हैं, और जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी और इनफैक्ट वी हैड डिस्कस्ड, आप यू वांटेड मी टू टॉक अबाउट फ्यूजन ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ दिस इज एन आइडियल सिचुएशन वेयर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, किस तरह से आप एजेंट्स को यूज करते हैं. ये तो ठीक है, आपने जो बोला अगर ये सही है तो बिल्कुल आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक जो हुआ है, बिकॉज इट प्रूव्स टू मेनी इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एक्सपर्ट्स कि जो बिल्कुल कभी कोई सोच नहीं सकता वो रूट अडॉप्ट करना है. अभी आपने देखा होगा जो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस तो चल ही रहा है, बट जिस तरह से इसराइल ने अपने मोसाद के एजेंट्स तेहरान में और बाकी सिटीज में काफी यूटिलाइज किए हैं, तो while Air Force and their missiles were doing something overtly, Mossad was doing so much covertly. तो ये आप एक इंसिडेंट में मत जाइए, बट ये फोकस कीजिए कि किस तरह से इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स और एजेंट्स का इस्तेमाल आज भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लोग बोलते हैं कि अभी टेक्निकल इंटेलिजेंस आ गया तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या रोल है. ऐसा नहीं है. मेरे ख्याल से वो देश या वो फोर्सेस जो इन सब को ऑप्टिमम लेवल पे या मैक्सिमम लेवल पे ले जाएंगे, वो हमेशा दूसरे पे भारी पड़ेंगे. जी. So, sir, how do we see a fusion of the technical and the human intelligence when it comes to Iran Israel? इसराइल ने ये बहुत स्मार्टली किया है, सो मच सो कि जो अटैक हुआ है जस्ट इन द बेडरूम, आसपास की कोई बिल्डिंग तक को मतलब खरोच तक नहीं आई है, किसी और को खरोच नहीं आई है. इट इज बीन टू दैट लेवल. हाउ डिड दे मैनेज दिस इंटीग्रेशन? जी सर. ये मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, बल्कि आई थिंक 2016 when I had my first interaction with their intelligence chief, who was my counterpart, and subsequently he rose to become the Southern Army commander, and then he became the chief. And unfortunately, उसी के chief के tenure में ये 7th October 2023 का हुआ. But he at that time had briefed me, और मुझे clearly पता है कितने smart operations ये लोग करते हैं. और उसी समय ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिम्बायोसिस, सिनर्जी करके they were reaching a stage where they could target in a building which is populated a proper room, जिसके अंदर किसी को टारगेट करना है. और उसके अलावा आपने देखा किस तरह से पूरी हमास की, हिजबुल्लाह की लीडरशिप इन्होंने निकाली, पेजर्स का इस्तेमाल. अभी ये ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना गायत्री, ये एक दिन में तय किया और अगले दिन हो गया, ऐसा नहीं होता है. ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके कबर्ड में रहते हैं, जो कि एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं. उसके प्रोजेक्ट्स जो हमारा डीआरडीओ का इक्विवेलेंट है वहाँ पे सिबात, वो काफी कुछ करते हैं. उनके जो इंचार्ज हैं उनको मैं जानता हूँ. वो जब प्रेसिडेंट नेतन्याहू आए थे इंडिया में, तो इन व्यक्ति को मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन व्यक्ति को इंट्रोड्यूस जब किया था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो उन्होंने बोला था ये मेरे देश का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है. मेरा ये कहना है कि आज आप रिजल्ट देख रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत देखिए, उसके पीछे की तपस्या देखिए. सालों साल तक ये इसको विजुलाइज किया जाता है, एनविजन किया जाता है, ड्रीम किया जाता है, उस पर काम किया जाता है. उतना फ्रीडम उनको दिया जाता है कि कोई उनसे ये नहीं सवाल पूछ रहा. और जिस तरह से आमतौर पे हम हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि नहीं वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला लीजिए, ऐसा इजराइल में नहीं है. इजराइल में अगर पैसे खर्च हो रहे हैं और उससे रिजल्ट आने वाला है, तो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मान के उस पर खर्चा किया जाता है. तो आई थिंक ये बहुत ही एक नेशनलिस्टिक लॉट ऑफ पीपल हैं जो आगे के लिए विजुलाइज करते हैं कि अगर हमें इस तरह की उनकी मिलिट्री लीडरशिप निकालनी है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट निकालने हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स निकालने हैं, अगर वो हम प्लान ए है, उसके साथ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सारे होंगे स्पेसिफिक एकदम निकालने के लिए, उसका होमिंग ऑन टू दैट पर्सन. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा. दो तरीके से टारगेटिंग की जाती है. एक तो आपके पास कोई फिक्स टारगेट है जो हिलेगा नहीं, मान लीजिए एयरफील्ड है,
मान लीजिए अगर नूर खान एयरबेस है, मान लीजिए जकोबाबाद एयरबेस है, वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो कहीं जाएगा नहीं, उसका हैंगर फिक्स्ड है। लेकिन इसराइल ने एक जो अपनी एक स्पेशलाइजेशन बढ़ाई है, जिसको बोलते हैं डायनामिक टारगेटिंग, मतलब इंसान हिल रहा है, इंसान कहीं जा रहा है, और ये यूएस ने भी दिखाया था जब उन्होंने सुलेमानी को टारगेट किया था। तो उनका ये कैपेबिलिटी उनके पास स्पेस से, इमेजरी इंटेलिजेंस से आता है, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस से आता है, और उसको मिलाते हैं फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ, और ये सारा ऑन द फ्लाई होता है, लाइव। जितना तेजी से होता है उतना तेजी से फिर वो उसके कोऑर्डिनेट्स, जो टारगेटिंग सिस्टम होगा, चाहे मिसाइल होगा, चाहे रॉकेट होगा, चाहे कुछ भी हो, और उसको वो करके होमिंग ऑन करके। तो ये एक जो सिनर्जी है टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस की, ये ऐसा मतलब सडनली नहीं आता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, और ये नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। दीज कैन नॉट बी लेफ्ट ओनली कि ये मिलिट्री प्रोजेक्ट है। इसमें देश के सबसे उच्चाधिकारी जो होते हैं, जैसे नेतन्याहू हैं, he himself is very much leading this, and I can say that with authority कि ये उनको सब पता होता है, और वो सारी चीजें खुद ही सुपरवाइज करते हैं। So would you like to take an example? आप जो ये समझा रहे हैं उसको you know to make it understand more better. But एक चीज है इसमें जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट जो मुझे समझ में आता है, दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस। लोग एआई की बात करते हैं, लोग बहुत सारी और चीजों की बात करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिना एआई कैन नॉट सोली बी डिपेंडेंट अपॉन, isn't it? Nothing is an individual solution, आप जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, आप ये पेजर अटैक का देख लीजिए। पेजर अटैक जब हुआ था, तो दे प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द लीडरशिप। माइंड में क्या था कि अगर हम मोबाइल यूज करेंगे तो मोबाइल्स की लाइव लोकेशन ट्रैक होती है। वो उन्होंने क्यों सोचा था? जो ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं, इन्होंने इसलिए सोचा था कि उसके पहले एक बार हुआ था, जब एक बिल्डिंग के अंदर से, गाजा स्ट्रिप में से, लीडरशिप पूरी निकाली गई थी बेस्ड ऑन द लाइव लोकेशन ऑफ मोबाइल। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने बोला कि अभी मोबाइल यूज नहीं करेंगे, पेजर्स यूज करेंगे। तो सारे वो पेजर्स पे चले गए, और उसका फिर यूटिलाइजेशन कैसे किया गया? इसराइल ने एक पर्टिकुलर कंपनी ही खरीद ली जो पेजर्स देती है, और वो पेजर्स उस तरह से सप्लाई हुए, और उसको वो मॉनिटर कर रहे थे। और पेजर के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोजिव का पैलेट लगाना, ये भी बिफोर डिलीवरी इंश्योर करना, फिर उसके बाद लाइव मॉनिटर करना कि अभी सारे कैरी कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और देन देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड बाय विच एक्टिवेटिंग दैट pellet ऑफ एक्सप्लोजिव। और आप देखिए, कोई भी पेजर रखता है, या तो जेब में रखता है या बेल्ट पे लगा के रखता है, तो आपके वाइटल ऑर्गन्स पेजर के साथ लगे हुए होते हैं। देखिए कितना सोच विचार किया जाता है। तो आपने पहले उनको मोबाइल से टारगेट किया, फिर पेजर से टारगेट किया। अभी कोई पेजर यूज नहीं कर रहा है, तो उन्होंने किसी के बेडरूम में हो सकता है एक डिवाइस रखा हो जिससे लाइव लोकेशन ट्रैक हो रही है। लाइव लोकेशन कौन पिकअप कर रहा है? सैटेलाइट पिकअप कर रहा है। सैटेलाइट पिकअप करके कहाँ भेज रहा है? उनके एक पर्टिकुलर कमांड सेंटर में भेज रहा है। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस या एक सिंगल डिवाइस है। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस घर का डिजाइन, उस घर के पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी मोटाई कंक्रीट में है, एंट्री होने के लिए उनका कौन सा रूट होगा, और वो उस समय उसका जो पैटर्न है। आप एक और चीज देख लीजिए, जैसे उसामा बिन लादेन को भी जब इन्होंने अमेरिकन ने पकड़ा था, तो उसका पूरा रूटीन उन्होंने मैप किया था, एंड नॉट फॉर वन डे, ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। तो उनको एग्जैक्टली मालूम था कि किस समय वो नमाज पढ़ता है, किस समय वो किस कमरे में रहता है। और उसी तरह इनकी जो लीडरशिप भी जो अभी गई है, उनका पूरा रूटीन मैप्ड था। अब आप 2000 किलोमीटर दूर होंगे और आपको लगता है मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में आप कहीं पे भी हो, किसी भी कमरे में हो, लेकिन डिवाइसेस से उसको ट्रैक किया जा सकता है और किया जाता है, और उसको वेरीफाई या वैलिडेट किया जाता है यूजिंग human intelligence as well as communication intelligence. So you have a combination of all these,
and that is the fusion, and based on that result you have to immediately utilize the most appropriate method to attack that particular target. जी। सर काफ़ी हद तक इवॉल्व कर गया अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर लड़ा जा रहा है। हम क्या लेसन्स ले सकते हैं इज़राइल-ईरान हॉस्टाइल पीस से स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर? पता है गायत्री जी, सबसे पहला लेसन ये है, चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट पीपल। इंटेलिजेंस में यू कैनॉट अफोर्ड टू हैव पीपल who take it as a matter of job. You know, this is what General Rawat also used to always mention. ये जॉब के तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपकी पैशन है, ये आपकी देशभक्ति है। ये आप अगर उस काम के लिए सूटेबल हैं, भले ही आपका दिखावा या आपका पहनावा आड़ा टेढ़ा होगा, बट आपका माइंड है जो डायनेमिक है, अब यू आर एबल टू सी थ्रू। जैसे चेस प्लेयर्स होते हैं, वो 10 स्टेप्स आगे की सोच सकते हैं, वैसे ही आपको इसमें यू हैव टू पिक अप द बेस्ट पीपल। इट कैनॉट बी फोकस्ड ओनली कि अरे ये इस पर्टिकुलर कलर ऑफ यूनिफॉर्म है, या ये पर्टिकुलर जगह से आता है, या ये पर्टिकुलर लेवल या रैंक है इसलिए ले रहे हैं। I think what is extremely important for intelligence or such operations is choose the best. Now, when I'm saying choose the best, the job actually is decided based on what do you want to do. अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं और उसमें अगर आप किसी को ले रहे हैं जो सिर्फ ये बोले कि मेरा ग्रेड पे क्या है, मेरा लेवल ऑफ स्टेटस क्या है, then obviously you're not picking the best guys. And इसमें it's not even important कि आप किस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, किस तरह के एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो आई एम बेसिकली, माय फर्स्ट पॉइंट इज द पर्सन हु इज बिहाइंड द मशीन, द पर्सन हु इज अहेड इन फील्ड, ही इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एंड जैसे आपने शुरू में मेरे से पूछा था और मैंने आपको बोला मैं नहीं बताऊंगा आपको, यू नो, इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर देयर इज अ लेवल ऑफ फेथ, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इतना फेथ होता है कि अगर कोई सोर्स है जो मेरे साथ कई सालों से, दशकों से काम कर रहा है, उसको ये मालूम है कि वो मुझे कुछ भी बता देगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो ये ऐसे, दीज आर सर्टेन थिंग्स बेस्ड ऑन विच यू हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट, द फंक्शनल एनवायरनमेंट, जिसको एक आप बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक फेमस टर्म है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो वैसा यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है जिसमें कोई फ्रिल्स नहीं है, जिसमें टोटल ट्रस्ट है, जिसमें, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन एलिमेंट। एंड नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल पार्ट। ऐसे कोई साइंटिस्ट हैं जो जिनकी कैपेबिलिटी है इसमें, भले ही वो किसी भी लेवल के साइंटिस्ट हो, तो वो लेवल ABC जो भी हो, लेकिन अगर उनमें ये काबिलियत है तो इनको इमीडिएटली इसमें लेना आवश्यक। जी। सर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन हुआ है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मैं बात करूँ अगर, जैसे एयर हो गया, साइबर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और इसका सबसे जो लाइव डेमोंस्ट्रेशन है वो इज़राइल ईरान वॉर में हो रहा है। जी। मल्टी डोमेन में अभी जैसे आपने एक साइबर भी बोला, उसके अलावा इंफॉर्मेशन स्पेस भी है। स्पेस, आउटर स्पेस, इनर स्पेस, एयर स्पेस, ये सारी चीजें हैं, ये मल्टी डोमेन में आता है। इसके अलावा भी और कुछ हैं, बट लेट अस फर्स्ट लुक एट इट। मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस इज साइबर को बिल्कुल अंडररेट किया जाता है, बिकॉज वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका डैमेज दिखता है। तो क्या देशों के पास साइबर आर्मीज हैं? क्या देशों के पास केवल यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं साइबर के लिए? I think this is another lesson that as a nation we have to learn, कि आप साइबर वॉरियर उन जगह से आपको चुनना चाहिए जहां पे उनका पहनावा, दिखावा या उनका एज फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किस जगह पे वो काम करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और चाइना में जैसे पर्टिकुलरली साइबर वॉरियर्स हैं, एंड दे आर इंसेंटिवाइज्ड बेस्ड ऑन देयर पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, कि जैसे ही कोई चाइना के अगेंस्ट कोई पोस्ट आता है या कोई चाइना पर्टिकुलर ऑपरेशंस करना चाहता है, तो ये साइबर वॉरियर एकदम झपट्टा मार के जो इंफॉर्मेशन स्पेस है उसको क्राउड कर देते हैं।
ये एक चाइनीज मेंटेलिटी है। आप चाहे काइनेटिक में देखिए या नॉन काइनेटिक में देखिए, किस तरह से उनके सिटीजन्स उनके देश के लिए या उनके पार्टी के लिए कूद पड़ते हैं। मैरिटाइम जोन में देखिए आप, अगर कहीं पे उनको कुछ किसी देश के पोर्ट को स्ट्रैंगुलेट करना है, तो आप देखिए एकदम 100, 200, 300 बोट्स पहुंच जाती हैं और वहां पे वो क्राउड कर देते हैं उस इलाके को, और वहां का पूरा ट्रेड वेड सब बंद कर देते हैं। वही स्पेस आप अभी इंफॉर्मेशन स्पेस या साइबर स्पेस में मान के चलिए। इमेजिन कीजिए कि वहां पे एक इंफॉर्मेशन हाईवे है और उसके ऊपर ये सारे के सारे साइबर वॉरियर्स आ गए और उन्होंने आपका पूरा नैरेटिव ही ब्लॉक कर दिया, नैरेटिव ही चेंज कर दिया, तो क्या होगा? लेकिन हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, इसमें मुझे क्या मिलने वाला है? तो अगर आप इन चीजों में एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे, तो उस देश में हमेशा प्रॉब्लम यही होगी कि लोग हमेशा ये बोलेंगे कि अच्छा एक साइबर कमांड सेटअप कर दीजिए, उसमें इतने लोग होने चाहिए, 9 to 5 जॉब होगा। ऐसे नहीं हो सकता। साइबर राउंड द क्लॉक होता है और उसमें बड़े पैशनेट बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, बहुत बहुत पैशनेट बच्चे हैं जो एक पैसा सरकार से या देश से नहीं लेते हैं, और जैसा ही शुरू कुछ होता है they immediately on their own start doing it. So what we need to start working in this multi-domain operations is, especially in the cognitive domain where information space and cyber space is involved, इसमें हमें हर एक चीज के लिए सरकार या देश की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें वॉलंटियर स्पिरिट और कैपेबिलिटी, ये इन दोनों चीज को देख के जहां पे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। ये हुआ है, एमएचए ने कुछ इस पे काम किया भी है, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ मेटी या एमएचए के ऊपर निर्भर रहना ये ठीक नहीं है। आई थिंक आर्म फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बाकी मिनिस्ट्रीज को भी ये सीखना चाहिए। और फिर में अगर आप कहीं पे क्लाइमेट चेंज ट्रिगर करें अपने एडवर्सरी के देश में, तो इमेजिन करिए आप लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं या बहुत ज्यादा बारिश आ रही है या बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज को एक स्ट्रेटेजिक कल्चर के तौर पे उसको एनालाइज करना चाहिए कि इसका फायदा देश को कैसे हो सकता है और इसका फायदा आपके एडवर्सरी को हो रहा है, उसको कैसे डिनाई किया जाए। तो कई सारी चीजें हैं इसमें। आपने सिर्फ ये 2-3 नाम लिए इसलिए मैंने बताया, बट मैंने उसमें ऐड किया कि एनवायरमेंटल वॉरफेयर भी एक चीज है, जिसमें अभी जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप गूगल कीजिए, आपको मिलेगा चाइना में एक स्काई रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो स्काई रिवर प्रोजेक्ट क्या है? स्काई रिवर प्रोजेक्ट में वो लोग काफी रिसर्च कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उनको अभी कुछ सक्सेस भी मिला है। उसके बाद से उन्होंने ओपन मीडिया में डालना बंद कर दिया है कि क्या है कि जो मॉइस्चर होता है, जो जिससे मानसून होती हैं, उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, ताकि उनका जो साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है उसमें और पानी बाकी जगह से कहां से लगाया जाए। आज हम सिर्फ ब्रह्मपुत्र के डैम्स के बारे में सोच रहे हैं, हमको उसे और आगे सोचना है। आगे अगर आपका एडवर्सरी ये सोच रहा है कि मॉइस्चर फ्रॉम द एयर उसको भी कैप्चर करके अपने ड्राई एरियाज में ले जाया जाए और आपके जो मॉनसून एनरिच्ड एरियाज हैं उसको डिप्राइव किया जाए, तो ये भी तो एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर का हिस्सा है। It all depends on how much you can probe and see what your adversary is doing और उसका पॉसिबल एप्लीकेशन क्या है। जैसे अभी आपने बताया कि इनकी साइबर टीम्स हैं, इनकी साइबर आर्मीज हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उन्हीं के पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि हमने तो साइबर अटैक्स की लाइन लगा रखी है भारत के ऊपर में, और हमने ये हैक कर लिया, हमने वो हैक कर लिया, आईपीएल की फ्लड लाइट्स हैक कर ली। मतलब एंड उस नैरेटिव को बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया ने भुनाया है, मतलब इट्स वायरल। इसके साथ इन्हीं और जयराम रमेश, ये दोनों का मैं बोलूंगी कंबाइंड फैक्टर। आसिम मुनीर इज इनवाइटेड टू यूएसए, पूरे मतलब टू द एक्सटेंट इवन वी वर फॉल्सिफाइड बिकॉज इट केम फ्रॉम सच टॉप सोर्सेस। हमें लगा ही नहीं कि फेक हो सकती है न्यूज। इस न्यूज को ऐसे भुनाया गया और दौड़ाया गया कि यू नो द इंटेंशन ऑफ यूएस, एवरीबडी स्टार्टेड डाउटिंग। जी, इसमें आप देखिए, पहली चीज ना, जो साइबर के जो टारगेट्स होते हैं, जैसे जैसे हम डिजिटली अपना सरफेस बढ़ाएंगे, मतलब आपका 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से अगर आपके 1 बिलियन लोग हैं जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं,
डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो आपका डिजिटल सरफेस बढ़ता जा रहा है। डिजिटल सरफेस जब बढ़ता है और हर एक व्यक्ति 2-2 3-3 फोन लेके चलता है, तो आप देखिए कितने डिवाइसेस आपके हैं, मतलब ये वल्नरेबिलिटी उतनी बढ़ती है। जो एक भिखमंगा देश है जिसके पास खुद खाने पीने के लिए नहीं है, उसके पास अगर डिवाइसेस ही कम है, तो वो एक तरह से बेस्ड ऑन देयर डेप्रिवेशन एंड इग्नोरेंस वो उतना सेफ रहता है। तो ये अगर आप रईस हैं तो आप वल्नरेबल हैं, क्योंकि आपके पास से कुछ छीना जा सकता है। आप वैसे ही गरीब हैं तो आपसे क्या कोई छीनेगा। लेकिन इसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन करिए, हर एक डिवाइस सेंसिटिव नहीं है, हर एक वेबसाइट सेंसिटिव नहीं है, हर एक डेटा सेंटर या उसके अंदर से जो डेटा सेट्स हैं वो सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपने एक वेबसाइट देखी, किसी भी मंत्रालय की वेबसाइट देखी या किसी कंपनी की वेबसाइट देखी। वेबसाइट तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, लोगों को दिखाने के लिए है। तो अगर मान लीजिए किसी ने वो वेबसाइट हैक की और उसको डिफेस किया, आपका डेटा गया क्या? आपका डेटा नहीं गया, तो आपको उस पर ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेबसाइट डिफेसिंग इज समथिंग लाइक आपके घर के बाहर एक कंपाउंड वॉल है, कंपाउंड वॉल के ऊपर बाहर से आके कोई उस पर लिख के कुछ चला जाता है, तो लिख के चले जाने से आपका क्या नुकसान हुआ? आपके घर के अंदर वो एंट्री हुई क्या? नहीं हुई। आपके घर के अंदर आपका सोना जवाहरात या रुपए पैसे जो भी थे, क्या वो कोई लेके गया? नहीं गया। तो इसको आपने इस तरह से देखना है कि वेबसाइट डिफेसिंग इज द इजीएस्ट एंड दैट इज नॉट द लेवल ऑफ बेस्ट प्रोफिशिएंसी। लेकिन if somebody is able to get into my data center or able to breach my security parameters and get inside and steal my data or poison my data, then it is a cause of worry. तो जो पाकिस्तान ने बोला कि हमने वो आईपीएल की लाइट्स ब्रीच कर ली, तो क्या हो गया? आपने रिजर्व बैंक किया क्या? मैं और टारगेट्स नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि अगली बार फिर वो उन टारगेट्स पे जाएंगे। लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस एक आप अगेन यू विल गो इनटू सर्टेन डोमेन वेयर यू विल आइडेंटिफाई, एक देश के लिए कुछ एक डोमेन्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, उसको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है। तो ये जो मैं सुन रहा था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ये बड़े अच्छे कॉमेडी शोज चलाते हैं हमारे एडवर्सरीज, जिसमें उन्होंने बोला 70% हमने इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी हैक कर दी। जहां जहां उन्होंने बोला इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी हैक की, उसमें तो एक मैं भी था दिल्ली में, मेरा तो कोई पावर आउटेज नहीं हुआ या पावर डेफिशिएंसी नहीं हुई। तो ये एक वो शेख चिल्ली वाली कहानी है कि हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, आपके पॉपुलेशन के लिए वो एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर हो सकता है, लेकिन पीपल लाइक यू एंड मी हु आर सिटिंग हियर एंड सडनली वी से, अच्छा ऐसा हुआ था, मेरे यहाँ तो नहीं हुआ, अगल बगल में भी नहीं हुआ, तो देन यू से अरे ये बहुत अच्छी फिक्शन है और वो प्रोपोगेंडा मशीन है। एंड दिस पाकिस्तान हैज लर्न फ्रॉम चाइना। आप देखिए, चाइना का एक वो 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है, जिसमें लीगल वॉरफेयर इज वन पार्ट, पब्लिक ओपिनियन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये एक इशू है कि दूसरे देश के पॉपुलेशन को आप इम्पैक्ट करिए। जैसे आज नेतन्याहू बोल रहे थे कि he was addressing the people of Iran that they must stand up to Khamenei and change the regime. ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव चला हुआ है कि हमने ये हैक कर लिया, ये पब्लिक ओपिनियन, बिकॉज दे हैव टू कीप देयर पब्लिक विद देम एंड पब्लिक विल बी विद देम इफ दे शो सक्सेस। नाउ दैट सक्सेस कैन बी कॉस्मेटिक, दैट सक्सेस कैन बी एब्सोल्युटली मेड अप, एंड पाकिस्तान इज डैम गुड एट इट। आप ये मान के चलिए, एक ऐसा देश जो हारा हुआ हो और वो अपने बच्चों को और अपने पॉपुलेशन को दिखाए कि हम जीत गए, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि हारा हुआ देश फील्ड मार्शल किसी को बनाता है, एंड दैट इज ओनली टू कम आउट ऑफ द एंटायर डैमेज कि अरे हमें तो इंडियन एयरफोर्स ने इतनी बुरी तरह से ठोका है, इंडियन आर्मी ने इतनी बुरी तरह से ठोका है, बट लेट अस टेल आवर पॉपुलेशन दैट वी हैव वन, एंड इन दैट सेलिब्रेटरी मूड लेट अस मेक समबडी अ फील्ड मार्शल। तो ये सारे प्रोपोगेंडा और इन चीजों के हैं। आपको इन चीजों पे बड़ा क्लियरली अपने आप को सवाल पूछना होता है कि मेरे देश का कोई डेटा गया क्या? नहीं गया, ठीक है, वी आर ओके। वो आके हमारे कंपाउंड वॉल पे कुछ पेंट करके चले गए, हम ठीक है उसको दोबारा से ठीक कर देंगे। तो ये इसमें, और आप जो जिन लोगों के नाम ले रहे हैं,
ये तो बड़ा अच्छा हुआ ना कि इस टाइम पे आपको ये पता लगा कि बाहर आपका कौन दुश्मन है और देश के अंदर कौन आपका देशभक्त नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखना चाहिए। जी सर। सर, would you like to add any other point before we wind up? One more thing I want to tell you is that most important, every citizen has to understand, every government official has to understand, whether you are in the state, whether you're in the center, every person in the diaspora has to understand कि आपका एक कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है किसी न किसी तरीके से। ये नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे उरी में बम्बार्डमेंट हुआ या उनके घर टूटे। इसमें से हमें क्या सीखना है? हमें पॉलिसीज बनाने हैं, हमें प्रोसेसेस ठीक करने हैं, हमें शायद कहीं ना कहीं देशव्यापी हमें एक रेगुलेशन लाने की जरूरत है कि जब बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग के नीचे एक शेल्टर बनना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए हर एक व्यक्ति की जान उतनी ही मूल्यवान है जितनी की सेना की या जितनी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की। आप अभी देखिए, इसराइल में इतनी मिसाइल्स हुई हैं, कितने लोग मरे हैं? सैकड़ों मिसाइल्स उनके ऊपर आई हैं। क्यों? उन्होंने एक तरीका सीखा है कि हम अपने आप को इतना भी सुरक्षित ना समझें कि सारा हमारा आयरन डोम हमें बचा लेगा। तो वहां पे नीचे एक शेल्टर होता है, हर घर के अंदर नीचे शेल्टर होता है। यूरोप से सीखिए, उन्होंने मेट्रोज ऊपर कम बनाई हैं और नीचे ज्यादा बनाई हैं। रशिया में मॉस्को का मेट्रो सेंटर देखिए, उसके अंदर पॉपुलेशन नीचे चली जाए और कई दिन तक वो वहां पे सेफ रह सकते हैं। अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुआ तो कैसे आप बचेंगे? मेरा ख्याल ये है, मुझे ये बताना है कि डोंट कंसिडर ओनली इंसिडेंट्स एंड एपिसोड्स, लुक एट द फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आपको अपनी पॉपुलेशन बचानी है, फ्यूचर में आपको अपने एसेट्स बचाने हैं, तो ऑल योर प्लान विल हैव टू बी फोकस्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल कंसोलिडेशन। सिर्फ आपके रोड्स बन गए बहुत अच्छा हो गया, आपके मेट्रोज बन गए बहुत अच्छा हो गया, ओवरब्रिज बन गए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन, स्पेशली द टैलेंटेड वन, द स्किल्ड वन, द रिस्पॉन्सिबल वन, अगर आप उनको नहीं बचा पाए तो आप क्या होगा? अभी इसराइल ने कितना एक सटीक प्लान बनाया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने टारगेट किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम पता नहीं कितने साल पीछे चला गया। ऐसा ही अगर आपके साथ होगा तो आप अपने ह्यूमन कैपिटल को कैसे बचाएंगे? ह्यूमन कैपिटल कम्स आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, once they are trained, once they are given experience, and experience cannot come by buying across the counter something. Experience के लिए Yes. आपको मेहनत पड़ेगी। I think the entire nation has to start thinking from protecting itself and protecting its assets. जी सर, लास्ट क्वेश्चन। आज के डेट में पाकिस्तान, इजराइल एंड यूएसए, डॉलर्स यूएसए ऑलरेडी क्रिप्टो में भी भेज चुका है और शायद कुछ और भी भेज रहे होंगे। ये तीनों इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत जबरदस्त लेवल पे कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट में। देखिए, आप यूएसए को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? यूएसए इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड नॉट एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट बट एज अ ट्रांजैक्शनल स्टेट। जहां पे और उनको फायदा होगा, जहां पे वो पैसा फेंक सकते हैं, वो आज आपका दुश्मन हो सकता है, कल आपका दोस्त होगा। आज आप उसको डंप कर सकते हैं, कल वो आपके साथ में बैठा होगा। और ये इंटेलिजेंस फ्रैटर्निटी में ये चीज जरूर होती है कि कनेक्शन हमेशा होते हैं। अगर कनेक्शन हैं और उस कनेक्शन का फायदा आप उठा रहे हैं, चाहे ईरान के अगेंस्ट हो, चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो, इस मामले में पाकिस्तान एकदम माहिर है, किसको कब डंप करेगा, अपनी पॉपुलेशन इंक्लूडेड। तो इसलिए अगर आपको आज दिख रहा है कि इजराइल, पाकिस्तान और यूएसए साथ में मिलकर कम कर रहे हैं, उसमें आप यूके को मत छोड़िए, वो भी कोई कम नहीं है। यूके को डेफिनेटली आप MI6 को मत छोड़िए, क्योंकि MI6 ने ISI को ट्रेन किया है, उन्होंने उनका काफी इस्तेमाल किया है। तो ये जितने बड़े नाम हैं, MI6, CIA, ये कब किसके साथ बैठ के क्या इस्तेमाल करेंगे आप नहीं कह सकते। और मेरे ख्याल से अगर आपके देश की सुविधा के लिए आपको ये सब करना पड़ता है, तो आप तो देशभक्त हैं, आप अपने देश के लिए कीजिए, उसमें वहां मॉरल वैल्यूज कहाँ हैं? राइट, बिल्कुल सही। और वैसे पर हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई थी। पाकिस्तान में सर अगेंस्ट इसराइल बहुत एक्टिविटीज होती है, बहुत नारेबाजी होती है, सब कुछ होता है, और फिर भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। मतलब दिस इज फैंटास्टिक। दिखाना कुछ और अंदर कुछ और। जितना अच्छी तरह से आपने हमारे एडवर्सरी को भी डिस्क्राइब किया है, यही तो हमें समझना आवश्यक है। आप क्या
किस दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं उनको एक और मौका दीजिए, नहीं सभी खराब नहीं है, मैं मानता हूँ सभी खराब नहीं है, पर उनकी सोच क्या है, उस सोच में तो जाइए। आप अगर उस सोच में ही नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ उनके बोले हुए स्टेटमेंट्स पे आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सब ठीक है, वो भी हमारे जैसे हैं, मैं उनको मिलता हूँ, वो बड़े अच्छे लोग हैं, ऐसा मत सोचिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स एंड विश योर चैनल ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।